तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। धर्म, मजहब, ये सारी चीज़ें इंसानों के लिए है और हर इंसान अपनी अपनी आस्थाओं, अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से इसे मानता है। लेकिन अगर धर्म या मजहब किसी इंसान की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार या फिर आखिरी सफ़र, यानी कि उसको अब चिता पे लिटाना है या कब्र में दफनाना है, इस लड़ाई की वजह से कोई लाश 11 साल तक किसी अस्पताल के मुर्दा घर में पड़ी रहे और मामला अदालतों तक पहुँचे, नीचे से लेकर ऊपर की अदालतों तक, और अदालत भी उस पर फैसला सुनाने में 10, 11, 12 साल लगा दे, तो इसे आप क्या कहेंगे? ठीक है, अपनी अपनी आस्थाएं हैं कि मुझे ये लाश सौंप दो, मैं अपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इसका अंतिम संस्कार करेंगे। दूसरा कहता नहीं, हमें आप सौंप दो, हम मुस्लिम रीति रिवाज से करेंगे। फिर अदालत आती है और 11 साल तक ये लड़ाई चलती रहती है। बेहद अजीब व गरीब ये कहानी है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले 2 इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ और उन दोनों का मैं गवाह रहा हूँ। 1996 नवंबर का महीना था जब दिल्ली से 100-125 किलोमीटर की दूरी पर चरखी दादरी के इलाके में हवा के अंदर 2 प्लेन आपस में टकराए थे। मैंने उसकी कहानी डिटेल में आपको सुना रखी है। एक सऊदी एयरलाइंस और दूसरा कज़ाक एयरवेज। सऊदी एयरलाइंस में करीब 335 लोग सवार थे या 340, और कज़ाक में भी करीब 38 लोग थे। एक भी शख्स नहीं बच पाया था। हवा में कोलिजन हुआ था और उसके बाद 6 किलोमीटर के दायरे में तमाम प्लेन का मलबा और इंसानी लाशें बिखरी पड़ी थी। कुछ लाशें तो ऐसी थी जिनकी शिनाख्त भी मुमकिन नहीं थी, ज़्यादातर बल्कि। और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरीके से लाशों के टुकड़ों को फावड़े से और बेलची से उठा कर ट्रैक्टर में और बाकी चीज़ों में डाला जा रहा था। तो उस वक्त ये बड़ा मुश्किल था पहचानना कि इसमें कौन राम है, कौन रहीम है। और सभी के रिश्तेदार मौके पर मौजूद थे, क्योंकि जब इस हादसे की खबर मिली तो जो भी सऊदी एयरलाइंस से जा रहे थे 338-40 लोग, चाहे वो क्रू मेंबर की फैमिली हो या पैसेंजर की फैमिली हो, सब चरखी दादरी में अगले दिन पहुंच चुके थे। उसी तरह कज़ाक एयरवेज के भी बहुत सारे लोग आ गए थे ऑफिशियल। लेकिन मुश्किल उस वक्त ये थी कि सारे लोगों की मौत हो चुकी है और शिनाख्त बड़ा मुश्किल काम है। 1996, और तब ये डीएनए वीएनए भी बहुत अच्छा, डीएनए आप कर भी लें, आप कितने, एक तो लाश हो या लाशों के टुकड़े हों, एक एक लाश के 20-20 टुकड़े, हाथ कहीं, पैर कहीं, सर कहीं, पेट कहीं, तो आप कहाँ समेटोगे? तो तब भी ये मुश्किल आई थी। मुझे याद है तब मैंने रिपोर्ट की थी। मुश्किल ये थी कि करीब 450 लाशें 6 किलोमीटर के दायरे में पड़ी हुई हैं और उसको समेटा जा रहा है। समेटने के बाद अब ये मुश्किल थी कि करें क्या? इसमें कौन पता करें कि क्रिश्चियन है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है? तो फिर किस धर्म, किस मज़हब, किस रीति रिवाज के साथ उनको अंतिम संस्कार करें या फिर अंतिम सफ़र पे उनको ले जाएं? तो तब ये तय हुआ था कि चूँकि इसमें हर धर्म के लोग शामिल थे, सभी धर्म के धार्मिक गुरुओं को बुलाया गया था और एक सामूहिक, मतलब वो ऐसी थी लाशों के वो भी, कि गड्ढा खोदा गया और फिर सबको दफना दिया गया या फिर सामूहिक चिताएं सजा दी गई और जला दी गई। और हर धर्म के लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रार्थनाएं की, दुआएं की। तो वहाँ पे ये इशू आया नहीं था, और आता तो बड़ा मुश्किल होता। सेम इस 96 के 14 साल बाद 2010 में, तब भी मैं उस जगह पे था, मैंगलुरु में एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट जो शायद अबू धाबी से आ रही थी और पहुंची थी मैंगलुरु। वहाँ ये रनवे से क्रॉस करके आगे निकल गया था। उसमें भी मुर्दा घर में जब लाशें थी तो पहचान में आ नहीं रही थी, कुछ कटी फटी अजीब अजीब सी। तब भी बड़ी मुश्किल थी कि क्या करें। तब भी यही फैसला हुआ था कि जिन लाशों की शिनाख्त मुमकिन है वो तो ठीक है, बाकी के फिर सामूहिक तमाम अलग अलग धर्म के धार्मिक गुरुओं को, मौलानाओं को, पंडितों को, पादरियों को बुलाया जाए और उनके सामने ये सब कुछ सामूहिक तौर पर कर दी जाए, क्योंकि आप अलग अलग कर नहीं सकते थे। ये 2 एग्जाम्पल इसलिए आपको दिया कि अगर ज़िंदगी में ऐसी तरह कुछ चीज़ें होती हैं
तो उस वक्त ये इतना इशू नहीं बनता। एक तो वो लोग अपने जिनके खो गए उनसे उनका गम पूछिए, उनका दर्द पूछिए, और फिर ऊपर से ये मसला तो कैसे हो। ये दोनों कहानी इसलिए आपको सुनाई क्योंकि इनका मैं गवाह भी था, और अब जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उससे आपको थोड़ा सा इसको अंदाज़ा होगा कि कहाँ गलत क्या सही। निठारी कांड में भी बहुत सारी ऐसे बच्चों की लाशें पता नहीं कब तक पड़ी रही थी निठारी के पीछे। आरुषि तलवार केस में जो हेमराज था उसकी लाश भी 2 दिन तक छत पर पड़ी रही थी, बाद में पता चली। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुकू एफएम के 2 ऑडियो बुक हैं और उसमें ये दोनों हैं, निठारी कांड की खूनी किस्से निठारी कांड के, और साथ ही आरुषि तलवार मर्डर मिस्ट्री। तो मज़ेदार, क्योंकि पूरी मिस्ट्री है, आप इसे ज़रूर कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर सुने। और हाँ, एक बार सुनना शुरू करें तो बीच में रुकेगा मत, मज़ा किरकिरा हो जाता, आखिर तक सुनिएगा तो सच में मज़ा आएगा। तो कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। कुकू एफएम हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कभी भी कहीं भी किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है कुकू एफएम ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। बात 2007 की है, 2007। कहानी हावड़ा की है। हावड़ा के एक इलाका है जगाछा। इसी जगाछा थाना के तहत एक मोहल्ला बालापुकुर लेन। इस बालापुकुर लेन में एक परिवार रहा करता था। ये परिवार मलिक फैमिली थी। परिवार के जो मुखिया थे वो, उनकी बीवी जो है उनका नाम था, जो मलिक फैमिली की बीवी हैं परी, तो मिसेस परी मलिक, उम्र करीब 70 साल, बुज़ुर्ग हो चुकी थी। और परी मलिक बीमार थी। 1 नवंबर 2007 को परी मलिक के हस्बैंड ने उनको इसी हावड़ा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ले जाकर एडमिट कर दिया। परी मलिक के हस्बैंड का नाम था गोराई मलिक, उनकी उम्र भी करीब 72-73 साल थी। तो ले जाकर वहाँ पे एडमिट कर दिया, लेकिन एक तो उम्र और कुछ बीमारियाँ थी। 1 नवंबर 2007 की ये बात है। 2 नवंबर को अस्पताल जाने के 24 घंटे के अंदर अंदर परी मलिक की मौत हो गई। अब मौत हो गई, परिवार सदमे में, लेकिन क्या किया जा सकता था, ऊपर वाले को यही मंजूर था। अस्पताल ने पोस्टमार्टम किया क्योंकि ये कायदे कानून के तहत था। अब इसके बाद डेथ सर्टिफिकेट बन रहा था और डेथ सर्टिफिकेट गोराई मलिक के नाम पे जाता क्योंकि वो हस्बैंड थे, और फिर लाश सौंप दी जाती। उसके बाद वो अपने रीति रिवाज के हिसाब से लाश को दफना देते ले जाकर कब्रिस्तान में। लेकिन जब डेथ सर्टिफिकेट बन रहा था, 2 नवंबर 2007 की बात है, तभी अचानक दोपहर होते होते, बल्कि अब 3 नवंबर हो गई थी क्योंकि 2 नवंबर की मौत हुई, 3 नवंबर को पोस्टमार्टम हुआ और 3 नवंबर को ही डेथ सर्टिफिकेट बन रहा है, बॉडी सुपुर्द करने की कवायद चल रही है। तभी रीना रॉय नाम की एक महिला अचानक अस्पताल पहुंचती है और वहां जाकर मुर्दाघर में वो कहती है कि ये डेड बॉडी आप हमारे हवाले कर दीजिए, क्योंकि जो मरने वाली परी है वो उनकी भाभी है और इस लाश पर उनका हक है और ये उनके ब्रदर की वाइफ रही है। अब रीना राय ने कहा कि परी मलिक का परी मलिक नाम नहीं है बल्कि परी रॉय नाम है और वो हिंदू हैं धर्म से। अब जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के एमएस थे, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, उनके सामने अजीब, एक फैमिली कह रही है कि लाश हमें दे दीजिए, एक कह रही है कि नहीं आप हमें दे दीजिए। अब यहाँ 2 धर्म की भी बात आ गई। अब आपस में वहाँ लड़ाई भी शुरू हो गई, दोनों तरफ से, दोनों परिवारों की तरफ से। जब दोनों परिवारों की तरफ से लड़ाई शुरू हुई तो फिर एमएस ने हाथ खड़े कर लिए और उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसे तो नहीं दे सकते, आप लोग अब कानूनी तौर पर अधिकार पत्र लेकर आइए
कि किसकी बात में दम है, कौन सच बोल रहा है, और जिसको पुलिस या अदालत कहेगी हम उसको लाश सौंप देंगे। अब यहाँ तक की कहानी तो ये थी। झगड़ा हुआ, दोनों पक्ष पुलिस स्टेशन पहुँच गया और इन्होंने जाकर जगाछा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कर दी। अब जगाछा पुलिस के लिए भी ये बड़ा अजीब मामला था कि एक मौत हुई है और मौत के बाद लाश के लिए दो अलग अलग परिवार लड़ रहे हैं कि आप हमें दिया जाए, हमें दिया जाए। अब दोनों मिलकर यहाँ पे ये भी था कि अगर मान लीजिए एक ही धर्म, एक ही मज़हब के होते तो भी इशू नहीं था कि सौंप दिया जाए, बाकी जो रीति रिवाज उसी के हिसाब से अंतिम संस्कार या दफनाने का काम दोनों सभी मिलकर कर लें, क्योंकि मौत के वक्त दुश्मन भी साथ होते हैं। लेकिन यहाँ इशू अलग था। इशू ये था कि एक फैमिली कह रही थी कि हमें अंतिम संस्कार करना है और दूसरी फैमिली कह रही थी कि नहीं, हमें तो दफनाना है। अब ऐसे नाजुक मसले पर फिर पुलिस क्या करे? पुलिस ने तफ्तीश की, तो तफ्तीश के दौरान जो पुलिस को कहानी समझ में आई और सामने आई पूरी, वो ये थी कि दोनों परिवार सच कह रहा था। हुआ ये था कि पहली शादी जो हुई थी परी मलिक की, वो मलिक साहब से नहीं हुई थी, मलिक साहब से उनकी दूसरी शादी थी। पहली हुई थी उनकी शादी एक मिस्टर रॉय थे, तो रॉय साहब के साथ उनकी शादी हुई और तब वो परी रॉय हुआ करती थी। परी रॉय की जब पहली शादी हुई और उनसे एक बेटा हुआ। अब बेटा होने के बाद उनका नाम था प्रसाद राय, उनके पहले पति का। बाद में कुछ अनबन हुई, डिवोर्स हो गया, फिर प्रसाद राय की डेथ हो गई। लेकिन बेटा था, बेटा जो है अपने मतलब मायके, वो उसकी जो दादी दादा थे उनके साथ ही रहने लगा। इधर परी राय अब वहाँ से निकल गई और फिर दूसरी बस्ती में बस गई। वहाँ जाने के कुछ वक्त के बाद गोराई मलिक से उनकी मुलाकात हुई। अब गोराई मलिक से फिर ये हुआ कि चूँकि उनकी उम्र भी कम थी और बातचीत बनी और दोनों में शादी हो गई। तो अब परी राय ने अपना नाम बदलकर दूसरी शादी के बाद परी मलिक कर लिया। तो कायदे से वो पहले हिंदू थी, फिर परी मलिक बनने के बाद अब वो मलिक नाम रख लिया और मुस्लिम हो गई। अब गोराई मलिक से परी को दो और बेटे हुए, तो कुल 3 बेटे हुए। पहली शादी से 1 और दूसरी शादी से 2। उसके बाद ये ज़िंदगी चलती रही इन लोगों की, खुशहाल, सब कुछ अच्छा। बच्चे भी बड़े हो गए, जवान हो गए, क्योंकि 70 प्लस की ये हो चुकी थी खुद, तो बच्चों की भी शादी हो गई। अब ये गोराई मलिक के साथ रह रही थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि 70 की जब हुई तो तबीयत बिगड़ने लगी। फिर जैसा मैंने आपको बताया 2 नवंबर 2007 को अस्पताल में डेथ हो गई। अब जब पुलिस ने तफ्तीश की तो ये पहली और दूसरी शादी की पूरी कहानी और उसका सच पुलिस के सामने आ गया। अब पुलिस को लगा कि मसला और भी टेढ़ा, किसके हक़ में फ़ैसला करें? एक वो पहले पति जिससे एक बेटा भी है और वो बेटा दावा कर रहा है, तो यहाँ पे आप उस दावे को हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि वो उसकी भी माँ है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरी शादी और उससे पैदा हुआ 2 और बेटे, और वो 2 बेटे दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ रहते हैं तो हमारी अम्मी को हमारे हवाले किया जाए, हम दफनाएंगे। तो कायदे से देखें तो दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह से ही था, क्योंकि बेशक तलाक हुआ पर बेटा तो परी का ही था, पहली शादी से भी और दूसरी शादी से भी। इधर दूसरा कह रहा है कि वो हमारे साथ हैं और हमारे साथ अब रह रही हैं, तो हम अपने हिसाब से करेंगे। तो अब पुलिस के बस की भी बात नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे कोई 420 ही नहीं थी, कोई झूठ नहीं बोल रहा था, सारी सच्चाई सामने आ गई, रिश्तों का सच सामने आ गया, दोनों शादी की भी बात सामने आ गई। अब पुलिस ने कहा क्या करें? उधर मामला दूसरा, अस्पताल के मुर्दा घर में अब भी लाश पड़ी हुई है, डेथ सर्टिफिकेट होने का के साइन होने का इंतज़ार कर रही है। लेकिन दोनों परिवार, बहुत सारे और लोग बीच में पड़े, लेकिन कोई समझौता सुलह कुछ नहीं हो पाया। आखिरकार पुलिस ने यह मामला कहा कि भाई हमारे बस का नहीं है, लेकिन बॉडी हम आप दोनों को तब तक नहीं देंगे जब आप दोनों रजामंद ना हो जाओ और एक साथ आओ। दोनों परिवार नहीं माना। अब मामला कोर्ट में चला गया, सीधे कोलकाता हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया दोनों परिवारों की तरफ से, और कहा गया कि ये बॉडी जो है हमें दी जाए, क्योंकि हम गोराई मलिक हैं और ये हमारी बीवी परी मलिक है। उधर परी मलिक के पहले पति का बेटा वो पहुंच गया, उसने कहा ये मेरी माँ है और मैं इनका बेटा हूँ, और मेरी माँ जो है वो परी रॉय है। अब जो पुलिस के सामने दिक्कत थी वही कोर्ट के सामने दिक्कत, और दोनों पक्ष मानने को तैयार नहीं।
इधर ये देखिए कि वक्त बीतता जा रहा है, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, अब कोर्ट, और कोर्ट में तो ऐसा ही नहीं कि सुबह गए शाम को फैसला। लेकिन कमाल है, कोर्ट भी, मुर्दा घर में लाश पड़ी हुई है और कोर्ट, जैसे बहुत सारे होते हैं ना, ज़मीन जायदाद का केस हो या कोई और मामला हो, ठीक है सुनाते रहेंगे। यहाँ मामला दूसरा था। न सिर्फ एक लाश पड़ी है, बल्कि एक लाश अपने अंतिम संस्कार का इंतज़ार कर रही है, अपने अंतिम सफ़र का इंतज़ार कर रही है, और उसका कोई कसूर नहीं है। उसके हिस्से में मौत आई और उसका ये हक है कि मौत के बाद उसकी आत्मा या रूह को जो सुकून और शांति मिले, उसके लिए ज़रूरी है, जो हमारे रीति रिवाज के हिसाब से किसी भी धर्म के, कि जब इंसान मरता है तो उसकी बहुत ही उस धार्मिक या मजहबी तरीके से उसका अंतिम संस्कार या फिर तदफीन की जाती है। तो यहाँ लाश पड़ी है, मामला बेहद संवेदनशील है, लेकिन कोर्ट पे तारीख आ रही है। दोनों परिवार मानने को तैयार नहीं है। 2007 3 नवंबर से ये लड़ाई शुरू हुई थी, 2018 आ गया, 11 साल बीत गए। 11 साल तक ये लाश उसी मुर्दा घर में पड़ी रही। अब इसके बाद लोग धीरे धीरे भूल गए। अब लाश भी क्या बची, वो तो एक कंकाल हो गया। ईगो, अहम और धर्म और मज़हब की लड़ाई में एक महिला, एक औरत जिसने दम तोड़ा, वो एक मुर्दा घर के ठंडे, जो भी कॉफिन कहें या फिर दराज ड्रॉवर कहें, जो लंबा सा जो भी, उसके अंदर पड़ी पड़ी वो कंकाल में तब्दील हो गई। लेकिन ज़िंदा लोगों का ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ। 2017 में एक न्यूज़पेपर ने एक आरटीआई दाखिल की थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। तो सूचना के अधिकार के जवाब में कोलकाता प्रशासन, हावड़ा प्रशासन ने ये जवाब दिया था कि हाँ, ये केस आया और इस केस में दोनों पार्टी तैयार नहीं हुई और इसीलिए ये बाद में मामला अदालत में चला गया। हमारे लेवल पे या पुलिस के लेवल पे अब ये केस नहीं है। अब अदालत फैसला सुनाए तो हम बॉडी सौंप दें, और फिर जो जिसको बॉडी सौंपी जाए अपने हिसाब से आज़ाद है अंतिम संस्कार करने के लिए या फिर दफनाने के लिए। 2018 लास्ट इस बारे में खबर आई थी। 2018, अब 5 साल हो गए उसको भी। 2018 के बाद क्या हुआ अब पता नहीं, लेकिन सरकारी दस्तावेज़ हैं आरटीआई, उसके हिसाब से 2018 तक परी रॉय कहें या परी मलिक कहें, वो अपने 2 पति और 2 ख़ानदान के बीच की इस लड़ाई में कि उसका अंतिम संस्कार होगा या उसे दफनाया जाएगा, एक मुर्दा घर के ताबूत में बंद रही और कंकाल में तब्दील हो गई। मैं आप लोगों से आज ये कहना चाहूँगा कि इस खबर के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि क्राइम की बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर शायद हम लोग कम बात करना चाहते हैं, सारी बुरी, और इसलिए मैं कहता भी नहीं हूँ कि कोई राय दे। लेकिन ऐसी खबरें जो बेहद संवेदनशील होती हैं, जो मतलब आपको झकझोर कर भी रख देती, फिर सोचने पे भी मजबूर कर देती हैं। बस इतना सोचना ये है, और सोचिएगा कि इन सारी चीज़ों के बीच में वो परी रॉय थी या परी मलिक थी, किनारे रखिए, एक इंसान थी, एक महिला थी। क्या उसे हक नहीं था कि उसको उसके आखिरी सफ़र, जिस धार्मिक रीति रिवाज या मजहबी तौर तरीके से होना चाहिए एक मुर्दे के साथ, जो एक मुर्दे का हक उसे मिलना चाहिए, तो क्या वो इसकी हकदार नहीं थी? क्या उसे मिलना नहीं चाहिए? लेकिन सिस्टम, समाज, पुलिस, कानून, इन सब ने मिलकर, कायदे से कहूँ एक लाइन में, मुझे कोई हिचक नहीं है बोलने में, तो ऐसा लगता है कि एक मुर्दे का भी तमाशा बना दिया। तो ये थी एक बेहद अजीब और गरीब लेकिन बेहद अफसोसनाक कहानी। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। एक तो इस कहानी के बाद कल मुझे विनोद शिकारपुरी पे बड़ा गुस्सा आया था। वारदात का बर्थडे मैंने विश कर दिया, मुझे रात को पता चला 11 बजे के बाद कि शिकारपुरी का भी कल बर्थडे था। अब असल में ये 2-3 बर्थडे मना था, एक ऑफिस में इसका अलग बर्थडे लगा हुआ, क्योंकि अपनी एज इसने छुपा रखी है ऑफिस में, HR के यहाँ। रियल इसका कुछ और है, तो कल रियल वाला था, सच वाला था। मैंने ये कंफर्म किया शिकारपुरी के माँ बाप से, तो मम्मी पापा ने उनके यही बताया कि हाँ वो 22 नवंबर को ही पैदा हुआ था, पर साल ये अब भी छुपाता है। तो कोई बात नहीं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विनोद, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। सृजन दीक्षित, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सृजन। इसके अलावा राम कैलेश कुशवाहा,
इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राम। साथ ही लता अधिकारी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे लता जी। और ये दीपक सिंह ने भेजा है। साथ ही शबाना अब्बासी और अमजद अब्बासी, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बधाई। और ये भेजा है इनकी बेटिया रिमशा अब्बासी ने। साथ ही हेमा देवी और प्रेम सिंह अधिकारी, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है। तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी हेमा जी भी और प्रेम जी भी, आप दोनों को। और दीपक सिंह ने भेजा है, उनके बेटे हैं ये। और चलते चलते आखिरी चीज़ कल यानी 24 है, तो 24, 25, 26 बहुत सारे लोगों ने मेल में लिख के पूछा था मुझसे। साहित्य आज तक जो सालाना होता है आज तक का हमारा इंडिया टुडे ग्रुप का, 24-25 कल 2 बजे से शुरू होगा। ये इंडिया गेट पे एक स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम, उसका नाम अब ध्यानचंद स्टेडियम हो चुका है और नेशनल स्टेडियम के नाम से मशहूर है ये, बिल्कुल इंडिया गेट पे है। तो यही है 24, 25, 26। अब इत्तेफाक से मुझे 3 दिन यहाँ पर 3 से 5 अलग अलग सेशन करने हैं। कल एक, और मेरे हिस्से में देखिए क्या आता है, कल एक मुशायरा है, नौजवानों का मुशायरा, नौजवान शायर होंगे शाम को, तो वो करूँगा। परसों 3 सेशन हैं, एक क्राइम की खबरें या क्राइम की जो फिल्में या OTT ये लोग क्यों देखना पसंद करते हैं, इस पर डिस्कशन है, जिसमें यूपी के अपने DGP अशोक कुमार भी होंगे और बाकी 2 और नामचीन हस्तियां होंगी। फिर एक OTT की ही ऊपर डिस्कशन है क्राइम को ही लेकर, जिसमें मिर्ज़ापुर के जो डायरेक्टर हैं वो होंगे और एक्टर होंगे 1-2 और बाकी लोग होंगे। फिर शाम को कल ख्वातीन का मुशायरा है, पहली बार, मतलब सिर्फ औरतें, महिलाओं, लड़कियों का मुशायरा। तो 10 ऐसी ख्वातीन होंगी और उनके साथ मैं उस मुशायरे को एक तरह से निज़ामत करूँगा उसको, वैसे मुशायरे के लिए ही शब्द इस्तेमाल होता है। फिर संडे लास्ट डे, उसमें जो ग्रैंड मुशायरा होता है वो मुशायरा है शाम को। तो कल से लेकर संडे तक, फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब सैटरडे को तो मैं वहाँ 2 बजे से ही रहूँगा, 2 से लेकर 8-9 तक। कल मैं वहाँ 3 बजे जाऊँगा और संडे भी मैं दोपहर 2 बजे से लेकर 9-10 बजे तक रहूँगा। तो हमारी क्राइम तक फैमिली मेंबर बहुत सारे लोगों ने जो मेल किया था, मैंने कहा एक-एक को अलग अलग मेल का जवाब दूँ, उससे अच्छा है। तो आप लोग अगर पहुँचते हैं नेशनल स्टेडियम साहित्य आज तक में, तो आपसे मुलाकात होगी। डेली 2 बजे के बाद मैं वहाँ रहूँगा और कहीं ना कहीं आपको टकरा ही जाऊँगा, मिल ही जाऊँगा। सेशन 3-4 ही जगह पर होता है, तो आप मुझे देख लेंगे। तो बिल्कुल आइएगा, क्राइम तक फैमिली के नाम पर मिलेंगे भी, बातें भी करेंगे, फ़ोटो भी खींचेंगे। और वैसे भी साहित्य आज तक में इस बार बड़े अच्छे भी लोग आ रहे हैं। मनोज वाजपेयी है, राजपाल यादव है, पीयूष मिश्रा है, उनका बल्ली मारान बैंड जो है वो है। इसके अलावा अदनान सामी हैं, वो भी परफॉर्मेंस देंगे। और जावेद अख्तर साहब हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, मैं कुछ नाम भूल रहा हूँ। तो 3 दिन का उत्सव है साहित्य आज तक। तो पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए जानकारी, जो भी दिल्ली में हैं या दिल्ली के आसपास हैं, ज़रूर आइएगा, मज़ा आएगा आपको। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए ख़ास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएँ और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएँ और कुकू FM के मज़े लें। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।